ओके, पीपल विल स्टार्ट विथ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में भाई साहब अभी हम देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स। ठीक है, तो कंडक्टर्स का भाई साहब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होगा? देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट, इलेक्ट्रिक चार्ज। और स्टैटिक्स मतलब क्या होता है? एक जगह पे ठहरा हुआ चार्ज। करंट इलेक्ट्रिसिटी इज डिफरेंट एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज डिफरेंट। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज डिफरेंट एंड कलेक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज डिफरेंट। करंट इलेक्ट्रिसिटी मींस मूविंग चार्ज। जैसे ही किसी कंडक्टर में चार्ज आएगा, क्या वो स्टेशनरी रह पाएगा? ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाएगा उसको स्टेशनरी रखना। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको सेपरेटली पढ़ रहे हैं कि भाई साहब कंडक्टर में अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक मेंटेन करनी है, मतलब यू हैव टू मेंटेन दैट चार्जेस आर नॉट मूविंग व्हाट इज नीड्स टू बी डन। ठीक है, सो विल टॉक अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चार्ज कैरियर्स इन मटेरियल्स, तो आपके इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स में भाई साहब इन कंडक्टर्स चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स विच आर फ्री टू मूव और जंप एंड हेंस आर कॉल्ड मोबाइल चार्जेस। ठीक है, होता क्या है भाई साहब, देखो आपके जो समझ लो आपका ये होता है एक कंडक्टर, तो एक होती है आपकी कंडक्शन बैंड। ठीक है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कंडक्शन बैंड, और एक होती है भाई साहब आपकी वैलेंसी बैंड। ठीक है, एक होती है आपकी वैलेंसी बैंड। इस वैलेंसी बैंड में एलिमेंट्स में क्या होता है? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होता है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स। और कंडक्शन बैंड एक बैंड होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। अभी हम आते हैं मेटल्स पे। ठीक है, तो मेटल्स में भाई साहब क्या होता है? ये जो कंडक्शन बैंड है, यार ओके, सो देखो भाई साहब मेटल्स में क्या होता है, देखो मैंने आपको बोला हर एलिमेंट में आपका एक कंडक्शन बैंड होता है और एक आपका वैलेंसी बैंड होता है। वैलेंसी बैंड में रहते हैं आपके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स। अभी मेटल्स में देखो क्या अरेंजमेंट होती है, ये मेटल्स में ये कंडक्शन बैंड है और ये भाई साहब है आपका वैलेंसी बैंड। अभी इन दोनों में क्या हो रहा है भाई साहब? ओवरलैपिंग हो रही है। ओवरलैपिंग हो रही है मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ रहे हैं, तो इसका मतलब वैलेंसी में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्रीली इतना बड़ा एरिया उनको मिल जाता है। ठीक है, दे मूव फ्रीली। तो जैसे आपको इतना बड़ा एरिया मिल जाता है, आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन चालू हो जाता है। ओके, नाउ वी कम टू इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स या हम जिनको बोलते हैं नॉन कंडक्टर्स। ठीक है, उसमें क्या होता है? ये आपका कंडक्शन बैंड है, उनमें भी कंडक्शन बैंड रहता है भाई साहब। ठीक है, और ये आपका वैलेंसी बैंड है, इसमें वैलेंसी के इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग तो दूर, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। यहां पे क्या है? देखो ओवरलैपिंग मोड में इसका एरिया और इसका एरिया भाई साहब ओवरलैप कर रहा है, जिसके वजह से कंडक्शन बैंड के जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जाते हैं भाई साहब वैलेंसी बैंड में और फ्रीली इलेक्ट्रॉन्स कंडक्ट हो रहे हैं। ठीक है, जिससे आपकी कंडक्टिविटी बढ़ती है। यहां पे क्या हो रहा है भाई साहब कि कंडक्शन बैंड और वैलेंसी बैंड में तमाम दूरियां हैं और इस दूरी को हम बोलते हैं भाई साहब फॉरबिडन एनर्जी गैप। ठीक है, मतलब आप चाहे जितना भी एनर्जी दे दो इन इलेक्ट्रॉन्स को, ये भाई साहब यहां तक नहीं पहुंचने वाले, तो आपका इंसुलेटर इंसुलेटर ही रहेगा। इट इज गोइंग टू स्टे एज इंसुलेटर। इन दोनों के बीच का एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं भाई साहब सेमीकंडक्टर्स। इसमें क्या होता है कि फॉरबिडन एनर्जी गैप, ये हो गया आपका कंडक्शन बैंड, ये हो गया आपका भाई साहब वैलेंसी बैंड। इनके बीच में जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो इसके और इसके बीच का एवरेज है ऑलमोस्ट। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसको अगर आप थोड़ा सा भी एनर्जी दे देंगे तो ये आपके कंडक्टर्स बन जाएंगे। सो दीज आर नोन एज सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं भाई साहब इन कंडक्टर्स इलेक्ट्रिक चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स। सब में ही भाई साहब इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, चार्ज कैरियर्स। ठीक है, विच आर फ्री टू मूव और जंप, तो फ्री टू मूव और जंप फ्रॉम वैलेंसी बैंड टू कंडक्शन बैंड एंड हेंस कॉल्ड मोबाइल चार्जेस। ठीक है, तो दीज आर बेसिकली मोबाइल चार्जेस। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? क्या ये समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। सो इंसुलेटर्स में क्या हो जाएगा? इन इंसुलेटर्स इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंड विद द एटम, सो देयर आर नो मोबाइल चार्जेस। ठीक है, इंसुलेटर्स भाई साहब टाइटली बाउंड होते हैं एटम के साथ, तो आपके कोई मोबाइल चार्जेस नहीं होते हैं। इंसुलेटर्स द इलेक्ट्रॉन्स, जैसे मैंने आपको बताया भाई साहब वैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड में भाई साहब इतना ज़्यादा डिफरेंस होगा कि ये फॉरबिडन एनर्जी गैप भाई साहब कवर हो ही नहीं सकती, आप चाहे जितना भी एनर्जी देते। ठीक है, सो द इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट गोइंग टू स्विच फ्रॉम द कंडक्शन बैंड टू द वैलेंसी बैंड। ठीक है, ओके, सो इन इंसुलेटर्स इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंड विद द एटम, सो दे आर नो मोबाइल चार्जेस। भाई साहब मोबाइल चार्जेस मतलब मूविंग चार्जेस हो ही नहीं सकते इसमें। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की पॉसिबिलिटी किसमें ज्यादा हुई? कंडक्टर्स में या इंसुलेटर्स में? ए प्यूमा, हाँ
मूविंग चार्जेस कहां पे ज्यादा हो रहे हैं? कंडक्टर्स में। और मूविंग चार्जेस कहां पे बिल्कुल भी नहीं हो रहे हैं? इंसुलेटर्स में। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की पॉसिबिलिटी कहां पे ज्यादा हुई भाई साहब? इंसुलेटर में। स्टैटिक मतलब चार्जेस जो ठहरे हुए हैं, ठीक है, स्टैग्नेंट चार्जेस। तो दिस इज बेसिकली इन इंसुलेटर्स इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंड विद द एटम, सो देयर आर नो मोबाइल चार्जेस। हियर दे आर मोबाइल चार्जेस व्हिच विल बेसिकली मेक व्हाट? मूविंग करंट और इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी बना देंगे भाई साहब, ठीक है। सो इलेक्ट्रोलाइट्स, व्हाट आर इलेक्ट्रोलाइट्स? इन इलेक्ट्रोलाइट्स चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं भाई साहब? आपका भाई साहब ये समझ लो H2SO4 एक इलेक्ट्रोलाइट है। सो व्हेन यू बेसिकली डिप व्हाट? कार्बन इलेक्ट्रोड्स इनटू इट, एंड ये भाई साहब आपने इसको कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है, ये आपके इलेक्ट्रोड्स हैं, आपने बैटरी के साथ इसको कनेक्ट किया हुआ है। यू विल सी वाटर पीपल व्हेन यू डिसॉल्व इट, तो इसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होना चालू हो जाएगी। अगर आपने यहाँ पे कोई लैंप लगा के रखा हुआ तो लैंप विल स्टार्ट ग्लोइंग। इलेक्ट्रोलाइट्स मीन्स व्हाट? इलेक्ट्रोलाइट मीन्स दैट इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन करंट विल बी गेटिंग कैरिड फॉरवर्ड, ठीक है। तो आपका एक्सटर्नल सर्किट बना हुआ है तार से, इंटरनल सर्किट बना हुआ है इलेक्ट्रोलाइट से, ठीक है। इंटरनली इलेक्ट्रिसिटी इज फ्लोइंग थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, विच मीन्स दैट द इलेक्ट्रोलाइट इज बेसिकली मेड अप ऑफ आयंस। ये भाई साहब आयन से बना हुआ है। आपने जैसे ही पोटेंशियल क्रिएट किया, यहां पे एक प्लस होगा और एक होगा माइनस, एक होगा कैथोड, एक होगा एनोड। तो जो आपके भाई साहब नेगेटिव चार्जेस होंगे वो आप जगह जाएंगे पॉजिटिव पे, जो आपके पॉजिटिव चार्जेस होंगे वो जाएंगे आपके नेगेटिव पे। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है? ओके, चलिए। इन इलेक्ट्रोलाइट्स चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस, ठीक है। बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। एक कंडक्टर के अंदर, ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी भाई साहब? जीरो, ठीक है, एक कंडक्टर के अंदर। क्यों? बला 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 बला। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे सवाल बनते हैं इस पे। इनसाइड द कंडक्टर विल ऑलवेज बी जीरो। एक कंडक्टर के, अरे भाई साहब देखो, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर से नहीं पास कर सकती। क्यों? तो आपके जो चार्जेस होंगे वो बेसिकली कहां पे होंगे? सरफेस पे होंगे, ठीक है। सो इनसाइड द कंडक्टर इट विल ऑलवेज बी जीरो, ठीक है। ओके, सो रीजन ड्यू टू अप्लाइड फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्सर्टेड सो दैट बोथ द फील्ड्स आर इक्वल एंड ऑपोजिट एंड द नेट फील्ड बिकम्स जीरो। जैसे समझो अगर आपने यहां पे एक कंडक्टर रखा हुआ है, एक कंडक्टर रखा हुआ है, ठीक है, किस में रखा हुआ है? इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। ये कंडक्टर है, ठीक है, समझ लो ये आपका प्लस है और ये आपका माइनस है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर? इधर से इधर, ठीक है, इधर से इधर। मामला समझ में आ रहा है? इस इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिशन अभी क्या होगा? कंडक्टर में चार्जेस फटाफट मूव होते हैं। इधर क्या है? प्लस, तो फटाफट भाई साहब माइनस चार्ज क्रिएट हो गया, है ना। इधर क्या है? माइनस, तो फटाफट भाई साहब क्या हो जाएगा? प्लस चार्ज क्रिएट हो गया। कंडक्टर के अंदर फ्रीली चार्जेस मूव हो सकते हैं भाई साहब, ठीक है, दे आर फ्री टू मूव, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट इधर चार्ज, तो इसका मतलब बाहर एक एक्सटर्नल फील्ड है और अंदर एक इंटरनल फील्ड है, और ये दोनों एक दूसरे को अपोज करेंगे, इसीलिए इसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, देखो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। व्हाई? ड्यू टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज आउटसाइड द कंडक्टर, inside the conductor induced electric field is exerted। induced मतलब जो इंडक्शन हुआ है, विदाउट टचिंग जब हम इलेक्ट्रिसिटी या चार्जेस क्रिएट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इंडक्शन, ठीक है। सो यहां पे इन प्लेट्स का टचिंग नहीं हो रहा है इस कंडक्टर से, ये एक एक्सटर्नल फील्ड है। तो एक्सटर्नल फील्ड के ऑपोजिट अभी होगा क्या? एक्सटर्नल फील्ड मतलब इस फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ ऐसे, मतलब इधर पॉजिटिवली चार्ज, इधर नेगेटिवली चार्ज। अगर इधर पॉजिटिवली चार्ज है तो इधर क्या हो जाएगा? आपका ऑपोजिट चार्जेस क्रिएट हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करेंगे तो आपका नेगेटिवली चार्ज क्रिएट हो गया, इधर आपका पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया। तो आपका क्या हो रहा है भाई साहब इधर? ठीक है, इधर आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जा रहा है। दिस इज बेसिकली एन इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज क्रिएटेड अगेंस्ट द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। So an internal electric field is created inside the conductor which is against the external electric field।
आर वी गेटिंग दिस पॉइंट्स पीपल? क्लियर, एब्सोल्युटली क्लियर. ओके, ड्यू टू अप्लाइड फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, induced electric field is exerted so that both the fields are equal and opposite, then net electric field क्या हो जाएगा आपका भाई साहब? zero. ठीक है, क्लियर है? क्या ऐसी ही सिचुएशन इंसुलेटर में क्रिएट हो सकती है? नहीं हो पाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो अंदर क्रिएट होगा वो फार वीक होगा देन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. Electric field just outside the charge conductor is perpendicular to the surface of the conductor. Tangential component of electric field is 0. That is E cos theta is equal to 0 since cos theta is equal to 90. भाई साहब देखो, ये आपका कंडक्टर है, ऐसे प्लेस्ड है ना भाई साहब. ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 0 है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है. ठीक है, ये आपका कंडक्टर, ये सरफेस है ना, तो सरफेस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल कितना बन रहा है? 90 का. टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, मतलब E cos थीटा करेंगे तो E cos 90 होगा, तो ये हो जाएगा भाई साहब आपका 0. देखो इसको ऐसे समझो, ये आपका भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड है ना भाई. ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे आपने कोई कंडक्टर रखा है. ठीक है, यहाँ पे भाई साहब आपने कोई कंडक्टर रखा है. मैं इस सरफेस की बात कर रहा हूँ, इस सरफेस की. इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली इसको हिट कर रहा है, इसके साथ भाई साहब कितना एंगल बन रहा है इस सरफेस का? 90 डिग्री. यहाँ पे तो हमने देखा कि भाई साहब यहाँ पे क्रिएट क्या हो रहा है? माइनस, और यहाँ पे क्या क्रिएट हो रहा है? प्लस. तो ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट हो रही है. अभी हम इस एरिया की ऊपर वाले हिस्से की बात करें तो भाई साहब ये वाला एरिया किस तरफ है? इस तरफ. ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है? इस तरफ. दोनों के बीच में भाई साहब 90 का एंगल बन रहा है, तो एक वेक्टर दूसरे वेक्टर को भाई साहब इंपैक्ट नहीं कर सकता. E cos 90 हो जाएगा आपका 0. ठीक है, टेंजेंशियल कंपोनेंट. ठीक है, जब दो वेक्टर्स के बीच में एंगल होता है 90 डिग्री, तो एक वेक्टर दूसरे वेक्टर को भाई साहब इंपैक्ट नहीं करता. यहां पे आपने देखा, समझ लो ये कंडक्टर है ना भाई साहब, ये कंडक्टर का ऊपर का हिस्सा. यहां पे अगर हम इंपैक्ट की बात करें तो हमने पहले ही देख लिया कि यहां पे 0 इंपैक्ट हो रहा है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक चार्जेस क्रिएट हो रहे हैं बाय इंडक्शन, दे विल बी ऑपोजिट इन नेचर टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इंटरनली जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के इनसाइड क्रिएट हो रही है, दैट विल अपोज द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, हेंस द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर विल बी 0. लेकिन अभी हम बात करेंगे ऊपर वाले सरफेस की. ऊपर वाले सरफेस का एरिया इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, दोनों के बीच में एंगल कितना का हो गया? 90 डिग्री का. अगर 90 डिग्री का एंगल बनता है तो एक वेक्टर दूसरे वेक्टर को इंपैक्ट नहीं करता. एनी टू वेक्टर्स विच आर एट 90 डिग्री विल नॉट इंपैक्ट ईच अदर. आपने बचपन में एक सवाल पढ़ा होगा कि भाई साहब, इफ अ कुली इज कैरिंग अ लोड ऑन हिज हेड एंड इज वॉकिंग स्ट्रेट, ही इज डूइंग एब्सोल्युटली नो वर्क एज पर साइंस और फिजिक्स. वाई? बिकॉज फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट उसने लोड को ऊपर लिया है, तो उसका फोर्स ऊपर की तरफ, और वो चल रहा है ऐसे, तो मतलब फोर्स और इसके बीच में कितना एंगल हो गया? 90 डिग्री. वर्क डन क्या होता है? FA cos थीटा, सॉरी FD cos थीटा. तो यहाँ पे cos 90 हो जाएगा, तो इसमें वर्क डन हो जाएगा आपका 0. ठीक है, ओके. तो वैसे ही कुछ यहाँ पे भी हो रहा है भाई साहब. इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का. ठीक है, सो नेट इलेक्ट्रिक चार्ज इनसाइड द कंडक्टर इसके वजह से 0 हो जाएगा. तो मतलब साइडवेज और जो अपर फेस है और लोअर फेस है, चारों तरफ से आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ कंडक्टर बीइंग 0 इज प्रोमोटेड. ठीक है, ओके. सो आपका EDS आपने पढ़ा हुआ है कहां पे? गॉसेस लॉ में पढ़ा हुआ है. सरफेस इंटीग्रल ऑफ E इंटू DS, ये क्या हो जाएगा? EDS cos 90 विच विल बी 0. मतलब Q बाई एप्सिलॉन नॉट कितना हो गया? 0. एप्सिलॉन नॉट तो है भाई साहब कांस्टेंट, तो Q मतलब क्या हो गया? 0. अगर इनसाइड द कंडक्टर चार्ज हो गया Q 0, तो आपका भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड का हो जाएगा 0. समझ में आ रहा है? दोनों तर्कों से क्या ये बात समझ में आ रही है कि अगर आपने किसी कंडक्टर को एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो उस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते कंडक्टर के अंदर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगा. ठीक है, क्या ये क्लियर है भाई साहब? दिस इज गॉसेस लॉ, इफ यू कैन कॉरेस्पॉन्ड टू दिस. ओके, ओके. इलेक्ट्रिक चार्ज रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर. तो हमेशा जो चार्ज है वो सरफेस ऑफ अ कंडक्टर पे रिसाइड करेगा. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट फॉर द एंटायर कंडक्टर. क्यों भाई साहब, ये क्यों होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट फॉर द एंटायर कंडक्टर. वाई 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 वाई? चार्जेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा भाई साहब वो इक्वल होगा.
कंडक्टर है, कंडक्टर, तो आपने कभी भी किसी कंडक्टर को चार्ज दिया तो वो इक्वली फैल जाएगा उसके पूरे बॉडी में, तो इसीलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो इक्वल हो जाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट फॉर द एंटायर कंडक्टर, ठीक है। क्यों 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 भाई साहब? बिकॉज डीवी हमने पढ़ा क्या होता है, ठीक है, वोल्टेज इज इक्वल टू E इंटू एक्स होता है भाई साहब, मतलब वोल्टेज बाई एक्स होता है आपका E, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, वोल्टेज बाई लेंथ, ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अभी डीवी की वैल्यू हमने क्या देखी, इसको हमने डिराइव किया हुआ है, माइनस ई डी एक्स होता है। अभी आपका E क्या है, 0 है, तो फॉर ऑल पॉइंट्स इनसाइड द कंडक्टर डीवी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, मतलब V आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। क्या ये मामला समझ में आ रहा है? नहीं, देखो ये हम डिराइव कर चुके हैं, राइट। dv इज इक्वल टू माइनस ई डी एक्स होता है, ठीक है, ओके। अभी हमने देखा कि भाई साहब कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0, ठीक है, तो मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 इंटू डी एक्स, है ना भाई साहब, 0 इंटू डी एक्स मतलब क्या आ गया, 0, तो dv की वैल्यू 0 कर लो भाई साहब, इसका इंटीग्रेशन dv और इसका इंटीग्रेशन 0 का, ठीक है, ये आपको क्या दे देगा, v। आपको मालूम है कि भाई साहब 0 का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक कांस्टेंट मिल जाएगा, है ना, क्योंकि अगर आप किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो आपको क्या मिलता है, 0। किसी कांस्टेंट का डी बाई डी एक्स ऑफ 5 किया क्या आएगा, 0। डी बाई डी एक्स ऑफ -2 किया क्या आएगा, 0। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। तो मतलब डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस होता है इंटीग्रेशन। तो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, कांस्टेंट। क्या ये समझ में आ रहा है? तो अगर भाई साहब आप कांस्टेंट 0 का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एक कांस्टेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब वोल्टेज 0 नहीं होगा, वोल्टेज होगा आपका कांस्टेंट। V आपका भाई साहब माइनस ई डी एक्स है, E को हमने देखा 0 है, तो इसका मतलब dV की वैल्यू क्या हो गई, 0। दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो, dV का इंटीग्रेशन तुम्हें देगा V, 0 का इंटीग्रेशन तुम्हें क्या दे देगा भाई साहब, एक कांस्टेंट। इसका मतलब वोल्टेज आपका कांस्टेंट हो गया, किसमें, कंडक्टर में, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट फॉर द एंटायर कंडक्टर। इज द लॉजिक अंडरस्टूड पीपल? सरफेस एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन में भी डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स। वो एक वो ऐड आता है ना, क्या वो कोनों में मच्छर है तो कोनों में पोछा नहीं लगाएगी, क्या है वो, क्या तो है कुछ, वो करंट आता है, क्या है, जो भी है, ठीक है, हाँ कुछ तो है। लेकिन आपने कभी ऑब्जर्व किया है, अगर आप फ्रिज के कोने में हाथ देंगे तो आपको चटका लगेगा थोड़ा सा करंट का, थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा आपको चटका। अगर आपके घर में कूलर वगैरह है या गांव खेड़े में कई कूलर वगैरह आपने देखा रहेगा, तो कूलर के मेटालिक बॉडी में थोड़ा जो आपका शार्प एजेस हैं उसको टच करेंगे ना तो थोड़ा सा करंट आएगा आपको, ठीक है, एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आएगी। अभी आप बोल रहे हो भाई साहब कंडक्टर में अगर इक्वली चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हैं तो ऐसा क्यों है कि कोनों में ही आपको करंट लग रहा है? करंट इसलिए लग रहा है क्योंकि कोनों में आपका सरफेस एरिया कम हो जाता है, इसीलिए चार्ज डेंसिटी, ये दो आपको दिख रहा है भाई साहब, सरफेस एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन में भी डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स। आपने कभी देखा है आपके बिल्डिंग के ऊपर भाई साहब एक त्रिशूल रहता है भाई साहब, ये क्यों रहता है, वाई? क्योंकि आपके भाई साहब यहाँ पे एकदम शार्प एजेस होते हैं ऐसे, और ये कनेक्टेड रहता है बिल्डिंग के अर्थिंग से, ठीक है। ये क्यों रहता है? क्योंकि ऊपर जाता हुआ जो बादल भाई साहब है उसमें है पॉजिटिव चार्ज, और उसको एक जरिया चाहिए कि वो अर्थ में आ जाए। एवरी चार्ज विल ऑलवेज ट्राई टू गो डीप इनटू द अर्थ, इसी को हम अर्थिंग बोलते हैं। हर एक चार्ज का यही होता है, ठीक है। तो ये जो चार्ज आ रहा है भाई साहब ऊपर से, इट विल बेस, जिसको बॉडी चाहिए, कोई एक बॉडी मिल जाए बस वो अर्थ में जाए, ठीक है। तो जैसे ये चार्ज ऊपर जाएगा, यहां पे भाई साहब क्या डेवलप हो जाएगा, बाय इंडक्शन नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगी, ये इसको फट्टे से खींचेगा। क्यों खींचेगा? क्योंकि भाई साहब इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो बहुत हाई है। देखो ये नोकीला चीज है, मतलब इसका एरिया मिनिमम, मतलब जितना भी चार्जेस यहां पे डेवलप होगा इसकी चार्ज डेंसिटी को बढ़ा देगा। चार्ज डेंसिटी बढ़ाएगी तो बादल को खींचेगा वो, ठीक है, बादल के चार्ज को खींचेगा, बादल बिल्डिंग में ना गिर के इसके ऊपर गिरेगा और फिर अर्थिंग के वायर से सीधा अर्थ में चला जाएगा। तो इसका मतलब आपका बिल्डिंग बचा रह गया। अदरवाइज दीज चार्जेस हैव द पोटेंशियल टू डिस्ट्रॉय द एंटायर बिल्डिंग, एक पूरे बिल्डिंग को भाई साहब जला सकते हैं ये, ठीक है, इतना ज्यादा एनर्जी रहता है इनके, ठीक है। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है। तो ये जो आपके शार्प एजेस होते हैं, जो भी इलेक्ट्रिकल गैजेट्स होते हैं, उनमें थोड़ा सा आपको भाई साहब करंट लग सकता है, क्योंकि इन शार्प एजेस में आपका क्या होता है, एरिया कम हो जाता है।
तो चार्ज, सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है क्या भाई साहब, हम पढ़ चुके हैं, चार्ज अपॉन एरिया. इफ दिस बिकम्स लेस, ऑब्वियसली सरफेस चार्ज डेंसिटी बिकम्स मोर. इफ सरफेस चार्ज डेंसिटी बिकम्स मोर, देन यू विल फील दैट. अदरवाइज द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म. ठीक है, चार्ज, सरफेस चार्ज एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन मे बी डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स, अ लिटिल डिफरेंट. इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर. इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा किस में एग्जिस्ट करेगा भाई साहब, सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर. कोई भी चार्ज कंडक्टर रहेगा तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भाई साहब एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, किसी भी चार्ज कंडक्टर पे. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? बहुत बढ़िया. चलिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग. It is the method of protecting sensitive instruments from the effect of external electric field inside a hollow conductor at which external electric field becomes zero. ठीक है, अगर तुम रास्ते में हो 4 व्हीलर के अंदर और भाई साहब बिजली गिर रही है ऊपर से, तुम गाड़ी के बाहर निकलोगे या अंदर रहना ज्यादा सेफ होगा? हाँ, वाई? तो आपका गाड़ी जो होता है वो मेटालिक बॉडी होती है. ठीक है, अब 4 व्हीलर बेसिकली मेटालिक बॉडी है. ठीक है, तो मेटालिक बॉडी के अंदर हमेशा क्या होगा, आपने देखा यहाँ पे जीरो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड. बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ भी रहने दो, मेटालिक बॉडी के अंदर आपका भाई साहब वो जीरो ही रहेगा. ठीक है, वो जीरो ही रहेगा. सो इट इज द मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. हमने देख लिया भाई साहब, कंडक्टर के अंदर irrespective of whatever the external field magnitude is, inside the conductor electric field is going to be always zero. ठीक है, सो अगर आप गाड़ी के अंदर बैठे और बाहर भाई साहब बिजली बरस रही है, ठीक है, तो यू विल बी सेफ बिकॉज इनसाइड द कार द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल ऑलवेज बी जीरो. ठीक है, तो कोई इलेक्ट्रिकल मिसहैप से आप बचे रहेंगे. It is a method of protecting sensitive instruments from the effect of external electric field inside a hollow conductor at which external electric field becomes zero. एक hollow conductor के अंदर external electric field भाई साहब क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. ठीक है, इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक शेडिंग बोलते हैं. Dielectric materials, the materials which don't allow the electric charges to pass through them are called dielectrics और dielectric material, जिसको हम इंसुलेटर भी बोलते हैं भाई साहब. ठीक है, वी ऑल्सो कॉल दिस एज इंसुलेटर. ठीक है, डाइलेक्ट्रिक क्यों बोलते हैं ये आप केमिस्ट्री में ज्यादा पढ़ेंगे, बट फिलहाल यहाँ पे इंसुलेटर को हम डाइलेक्ट्रिक्स बोलते हैं. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस, ये आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, पोलर एंड नॉन पोलर सब्सटेंसेस. फॉर एग्जाम्पल वाटर इज अ डाइलेक्ट्रिक और वेरी गुड डाइलेक्ट्रिक. ठीक है, वेरी गुड डाइलेक्ट्रिक मतलब कैसा है, देखो सोडियम क्लोराइड ले लो, सोडियम क्लोराइड. ठीक है, ये कंडक्टर कब बनेगा, 2 सर्कमस्टेंसेस में इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. भाई साहब ये सोडियम और क्लोरीन के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड है. इस बॉन्ड को आप ब्रेक करेंगे, आयंस बनेंगे, तब जाके सोडियम क्लोराइड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा. इस चीज को अचीव करने के लिए आपको सोडियम क्लोराइड को मेल्ट करना पड़ेगा और बहुत हाई एनर्जी की जरूरत पड़ती है. उसके लिए बहुत हाई एनर्जी की जरूरत पड़ती है. तो उसको हम बोलते हैं फ्यूज्ड स्टेट ऑफ सोडियम क्लोराइड. तब आपने जब हीट करते करते सोडियम क्लोराइड को मेल्ट कर दिया, यू विल सी दैट सोडियम क्लोराइड हैज स्टार्टेड कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी. बहुत ही मिनिमल एनर्जी स्पेंड करते हुए हम कैसे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाए भाई साहब, उसको पानी में डाल दो. सोडियम क्लोराइड को जैसे ही आप पानी में घोलते हैं आयंस बन जाते हैं. ठीक है, ये क्यों हो रहा है, क्या ये मामला समझ में आ रहा है? तक कुछ नहीं समझ में आ रहा है. देखो भाई साहब ऐसे वैसे ऐसे देख रहे हैं भाई साहब, वो क्या चल रहा है, अच्छा कुछ चल रहा है. सोडियम क्लोराइड है भाई साहब, सोडियम क्लोराइड. ऑब्वियसली सोडियम क्लोराइड किससे बना है, Na प्लस प्लस Cl माइनस. वी ऑल नो हाउ इट इज फॉर्म. Na ने भाई साहब 1 इलेक्ट्रॉन दिया, क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, दोनों के बीच में आयनिक बॉन्ड हो गया और सोडियम क्लोराइड बन गया. अभी ये देखो NaCl है. मैं अगर बोलूं कि NaCl को मुझे कंडक्टर बनाना है तो 2 तरीके हैं. ठीक है, एक तो भाई साहब इसको बहुत 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 ज्यादा हीट करो तो इसका हो जाएगा भाई साहब फ्यूज्ड स्टेट. बहुत हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा तब ये हो जाएगा फ्यूज्ड या मेल्टेड स्टेट, और इसमें बनेंगे आयंस Na प्लस और Cl माइनस. तो इकलौता जो सोडियम क्लोराइड है उसमें आप इलेक्ट्रिसिटी पास करने की कोशिश करोगे, नहीं होगा. It will not conduct electricity. But when you bring it to a fused state by heating it to a very high amount of temperature, it will form ions and it will start conducting electricity. अभी देखो मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी यूज, लेकिन उसके लिए मेरा इन्वेस्टमेंट एनर्जी ज़्यादा है. मतलब आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाला बात हो गया. समझ में आ रहा है? ठीक है, आप भाई साहब इतना ज़्यादा एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा मतलब आप यहाँ पे एनर्जी खर्चा कर रहे हैं. ठीक है,
आपको जितना एनर्जी यहां से मिलेगा उससे कहीं ज्यादा आप एनर्जी खर्चा कर रहे हैं। अगर आपको यही प्रोसेस बहुत इजीली करना है तो कुछ नहीं करना है, सोडियम क्लोराइड को भाई साहब डिसॉल्व कर दो, किस में, वाटर में, ठीक है। अगर आप वाटर में इसको डिसॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, Na++Cl- ठीक है, Na++Cl-। अभी ये क्यों हुआ, वाई डिड दिस हैपन, कि वाटर में अचानक आराम से स्प्लिट हो गया, क्योंकि बच्चा पार्टी वाटर इज अ डाई इलेक्ट्रिक, ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक है। अभी देखो इसको समझो क्या है, ठीक है, वाटर है भाई साहब क्या, Na और ये Cl, जैसे ही भाई साहब NaCl इसको डिसॉल्व करते हो तो Cl- हो गया, ये Cl- हो गया, और Cl- को क्या करेगा, वाटर के जितने भी H, अभी देखो यहां पे H+ है ना, और ये O- है ना, ये भाई साहब H+ क्या करेगा, इसको घेर लेगा भाई साहब, ये H+ क्या कर रहा है भाई साहब, घेर ले रहा है इसको, ठीक है, तो इसको घेर ले रहा है, यहां पे तो O है, क्योंकि आपका वाटर क्या बनता है, देखो ये वाटर बनता है H+ से, ठीक है, H+ यहाँ पे हो गया, और ये हो गया O2-, तो ये सारे H+ जो है तो भाई साहब इस क्लोरीन को घेर लेंगे। ऑल दीज H+ आर गोइंग टू सराउंड द क्लोरीन एंड साइमल्टेनियसली व्हाट विल हैपन इज Na भाई साहब घिर जाएगा O से, Na भाई साहब O- से घिर जाएगा, O- से भाई साहब घिर जाएगा। तो अभी क्या हो रहा है, दोनों के बीच में भाई साहब दूरियां क्रिएट हो रही हैं, तो आपके सेपरेट आयंस बन जा रही हैं। The surrounding of sodium by negative oxygen molecules, ध्यान दो यहाँ पे कोई नया कंपाउंड नहीं बन रहा है, ठीक है, the surrounding of sodium by negative oxygen molecules and the surrounding of chlorine by positive hydrogen molecules because of polarity in water। वाटर भाई साहब खुद ही आपका एक पोलर मॉलिक्यूल है, दिस इज बेसिकली डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, इसीलिए हम वाटर को क्या बोलते हैं, पोलर सॉल्वेंट बोलते हैं। पोलर सॉल्वेंट मतलब वो चीज़ों को डिसॉल्व तो करता है, लेकिन अगर वो चीज़ें आयनिक हुई तो उनको सेपरेट भी कर देता है। और सिर्फ NaCl में ही नहीं, बाकी सारी चीज़ों में अगर हम फटाक से वाटर में डिसॉल्व करते हैं और उनका आयंस बन रहा है तो वो एक ही वजह से बन रहा है, क्योंकि वाटर इज बेसिकली अ प्रोटिक सॉल्वेंट। प्रोटिक सॉल्वेंट मतलब आपके सेपरेशंस हो जाएंगे आयंस के। जो चीज आप भाई साहब बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी से अचीव करते हो, वही भाई साहब सिंपल वाटर में डिसॉल्व करके आप अचीव कर लेते हो, क्योंकि वाटर की डाइलेक्ट्रिसिटी ज्यादा है, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस थिंग्स पीपल? The materials which do not allow the electric charges to pass through them are called dielectrics or dielectric materials. Okay, there are two type of dielectric substances, that is polar and non-polar substances. Polar भाई साहब जैसे वाटर वाला हो गया, और दूसरा तो आपके जो इंसुलेटर्स हैं उनका काम क्या है, क्या वो किसी भी हिसाब से इलेक्ट्रिक चार्जेस के मूवमेंट को इम्पैक्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी आपने यहाँ पे देखा कि भाई साहब एक हो गया पोलर, ओके हो गया ड्राई एयर, ड्राई वुड, माइका, पैराफिन वैक्स एक्सेट्रा, ये सब आपके भाई साहब हो गए, दे आर टू टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक है, दीज आर पोलर सब्सटेंसेस। अ सब्सटेंस तो आपके भाई साहब ये सारे आपके हो गए डाइलेक्ट्रिक्स, ठीक है, दीज आर ऑल डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स, ड्राई एयर, ड्राई वुड, माइका, पैराफिन वैक्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो पोलर सब्सटेंसेस क्या होंगे, अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स इज ऑब्वियसली नोन एज अ पोलर सब्सटेंस। HCl पोलैरिटी होगी, क्यों होगी, क्योंकि भाई साहब क्लोरीन और H में इलेक्ट्रोनेगेटिव का बहुत बड़ा डिफरेंस रहेगा, तो पोलैरिटी होगी, मतलब क्या होगा भाई साहब, और भाई साहब यहाँ पे होगा Δ+, Δ-। इसमें भी भाई साहब हमने देख ही लिया है अभी तक, H2O में तो NH3 में भी होगी, क्योंकि नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड में भी, क्योंकि क्या कार्बन डाइऑक्साइड में होगी, विल कार्बन डाइऑक्साइड भी पोलर, नहीं होगा इसमें पोलैरिटी, ठीक है। अल्कोहल में होगा, ठीक है, OH है। So a substance made up of polar molecules is known as a polar substance. In polar substances, the positive charge center and the negative charge center do not coincide in the absence of electric field. अगर भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो ये कोइंसाइड नहीं करेंगे, ठीक है। पोलर मॉलिक्यूल हैज परमानेंट डाइपोल मोमेंट। परमानेंट डाइपोल मोमेंट मतलब भाई साहब आपका ये जो प्लस है और ये जो माइनस है, इसका जो लेंथ है वो ऑल्टर नहीं होगा। परमानेंट डाइपोल मोमेंट मतलब क्या होता है, P इज इक्वल टू Q इंटू 2A। Q बनाए आपके चार्जेस से, पार्शियल चार्जेस एक्वायर हुई हैं ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, सो देयर हैज बीन अ पार्शियल चार्ज व्हिच हैज बीन acquired by the atoms in a polar molecule. If I am saying that in a polar molecule has permanent dipole moment, what do you mean by permanent dipole moment? Permanent dipole moment means that neither the charge
नॉट द लेंथ बिटवीन देम इज गोइंग टू गेट ऑल्टर्ड, ठीक है। परमानेंट डाइपोल मोमेंट ऑफ इट्स ओन एंड ओरिएंटेड रैंडमली, क्या हो रहा है, ओके, ओरिएंटेड रैंडमली इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। तो रैंडमली ओरिएंट होगा इसका इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कैसा होगा, ऐसा घूमता रहेगा, वैसा ऐसा घूमता रहेगा इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ओके। व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड ऑन अ डाइपोल इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क। हमने देखा भाई साहब ये टॉर्क की वैल्यू क्या होती है, अपमा टॉर्क की वैल्यू क्या होती है, क्यू ई, टॉर्क नहीं है, हाँ टर्निंग फोर्स है, टॉर्क क्या हो जाएगा, पी साइन थीटा, ठीक है, ओके। व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड ऑन अ डाइपोल इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क दैट टेंड्स टू अलाइन द मॉलिक्यूल्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड गिविंग द सरफेस लेयर्स अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव चार्ज। तो भाई साहब होगा क्या, जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो ये डाइपोल में कैसा, जैसे समझ लो ये प्लस है और ये माइनस है, ठीक है। अभी आपके जितने भी डाइपोल के मॉलिक्यूल्स होंगे वो कैसे अरेंज हो जाएंगे, माइनस और ये प्लस में अरेंज हो जाएंगे। ऑल द डाइपोल मॉलिक्यूल्स विल बेसिकली अलाइन देमसेल्व्स एज पर द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये घूम घूम के भाई साहब सब ऐसे अरेंज होने लगेंगे, दे विल ऑल अलाइन देमसेल्व्स लाइक दिस, ठीक है, ओके। non-polar substance, a substance made up of non-polar molecules is known as a non-polar substance. एग्जाम्पल जैसे आपका जितने भी आपके ऐसे कंपाउंड होंगे जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस ही नहीं है एलिमेंट्स में, समझ लीजिए भाई साहब नाइट्रोजन, नाइट्रोजन दो n मॉलिक्यूल से बना हुआ है, ऑब्वियसली दोनों n मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड है। नाउ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैज हैपेंड बट नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन विल हैव द सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इनके बीच में भाई साहब कोई पोलैरिटी हो ही नहीं सकती, ना प्लस चार्ज डेवलप होगा ना ही माइनस चार्ज डेवलप होगा। पोलैरिटी कब होगी, जब in a molecule the combining atoms have different electronegativities. Here in nitrogen molecule the combining atoms are the same nitrogen atoms, there is no difference in electronegativity, so although the bond is covalent but there will be no electronegative difference. Clear है भाई साहब, okay. Similarly O2, similarly H2, similarly CO2, similarly methane, C6H6, ठीक है। मीथेन में क्यों नहीं होगा भाई साहब, कार्बन और हाइड्रोजन में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। कार्बन डाइऑक्साइड में क्यों नहीं होगा, वी हैव सीन, है ना भाई साहब। कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होगा, CO और ये डबल बॉन्ड हो, एकदम लीनियर मॉलिक्यूल है। कार्बन डाइऑक्साइड हैज अ लीनियर शेप, ओके, और इस लीनियर शेप की वजह से भाई साहब क्या हो जाएगा, इस लीनियर शेप की वजह से जो फोर्स यहां पे लग रहा है वही फोर्स यहां पे लग रहा है। इट्स लाइक अ टग ऑफ वॉर बिटवीन टू टीम्स ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ। तो आपका भाई साहब रस्सी ना तो इधर जाएगा ना तो इधर जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके का कार्बन डाइऑक्साइड में कोई पोलैरिटी डेवलप नहीं हो पाएगी। मीथेन देख लो भाई साहब, मीथेन क्या है, CH4, तो भाई साहब ये है देखो मीथेन। ऑल्दो कार्बन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है बट मीथेन मॉलिक्यूल हैज अ टेट्राहेड्रल शेप, राइट। मीथेन मॉलिक्यूल हैज अ टेट्राहेड्रल शेप। अगर भाई साहब टेट्राहेड्रल शेप है तो क्या हो जाएगा, ये आपका कार्बन की लेंथ जो होगी वो एक दूसरे को सब कैंसिल आउट कर देंगे, सो इट विल बी बेसिकली अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल। C6H6 भी वैसा ही हो जाएगा, बेंजीन, ठीक है। So in non-polar substances, the positive charge center and the negative charge center are coinciding with each other. एक साथ ही है भाई साहब, ठीक है, coinciding with each other in the absence of electric field. Absence of electric field में दोनों एक साथ ही हैं, ठीक है। Non-polar molecule has zero dipole moment of its own. Polar molecule में dipole moment रहेगा लेकिन ये घूमता रहेगा, permanent dipole रहेगा, ठीक है। पोलर मॉलिक्यूल्स में परमानेंट डाइपोल मूवमेंट रहेगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में डाइपोल मूवमेंट रहेगा ही नहीं, क्योंकि दोनों एक साथ ही रह रहे हैं, ये चार्जेस दोनों एक साथ ही रह रहे हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये। तो डाइइलेक्ट्रिक्स आपके दो टाइप के हो गए। डाइइलेक्ट्रिक्स आर बेसिकली इंसुलेटर्स, एक हो गया आपका पोलर, एक हो गया आपका नॉन पोलर। पोलर में क्या हो रहा है भाई साहब, देयर इज अ डाइपोल मूवमेंट, there is a separation of charges but this dipole moment is going to be permanent. The moment you apply electric field, the dipole moment with the resultant torque will align itself as per the electric field. अगर हम डाइइलेक्ट्रिक्स में दूसरे पार्ट को देखें विच इज नॉन पोलर, नॉन पोलर में भाई साहब कोई अलाइनमेंट नहीं होगी, क्योंकि इसमें डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि जो चार्जेस हैं वो इक्वली को एग्जिस्ट करते हैं, एक साइड ही कोइंसाइड करते हैं वो, ठीक है। पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेबिलिटी क्या होती है, इट इज द रेशियो ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट
एंड द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपने भाई साहब किसी कंपाउंड में, चाहे वो पोलर हो चाहे नॉन पोलर हो, आपने उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में सब्जेक्ट किया है और उसमें एक डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो रही है, तो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ई देयर इज अ डाइपोल मोमेंट विच इज इंड्यूस्ड इन अ कंपाउंड। ठीक है, तो ये रेशियो को, मतलब P बाई E को हम क्या बोलते हैं? पोलराइजेबिलिटी। दिस इज कॉल्ड पोलराइजेबिलिटी। ठीक है, ओके, सो लेट्स लुक एट दिस। पोलराइजेशन ऑफ अ डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। भाई साहब, पोलराइजेशन ऑफ अ डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इज द प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग equal and opposite charges on the two opposite faces of the dielectric on application of electric field। ठीक है, पोलराइजेशन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, एक डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस का जो पोलराइजेशन होगा इज द, कावेरी इधर ध्यान है ना, पोलराइजेशन ऑफ अ डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस is the process of inducing equal and opposite charges on the two opposite faces of the dielectric on application of electric field। मतलब भाई साहब क्या है, देखो यहाँ पे आपका समझ लो एक डाइइलेक्ट्रिक है, दिस इज अ डाइइलेक्ट्रिक, और ये एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। समझ लो ये आपका प्लस पॉजिटिव चार्ज से बना हुआ और ये माइनस। ठीक है, यहाँ पे भाई साहब क्या हो गया, दिस इज बेसिकली व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से यहाँ पे थोड़े बहुत नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे और यहाँ पे थोड़े बहुत पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे, तो अंदर ही अंदर अभी इस डाइइलेक्ट्रिक के क्या क्रिएट हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। आप बोलेंगे यही सेम सिनेरियो कंडक्टर्स में क्यों नहीं हो सकता? वाई विल दिस नॉट हैपन इन द कंडक्टर्स? आप बोल रहे हैं भाई साहब कंडक्टर्स में तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो, वाई? बहुत बढ़िया। हाँ, इक्वल चार्जेस, किसके इक्वल चार्जेस? भाई साहब तुम खारघर तक पहुंचे, कामोठे वाला टर्न नहीं ले पाए। नहीं, मैं, चलो थोड़ा सा आ रहे हो, बोलो आगे, बोलो आगे। मैं बोल रहा हूं कंडक्टर में जीरो क्यों हो रहा है, तुम्हारे इलेक्ट्रिक डाइपोल में जीरो क्यों नहीं हो रहा है? यहां पे तुम बोल रहे हो ना भाई साहब पोलराइजेशन ऑफ अ डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, तुमने एक डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, इसका भी भाई साहब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। नेगेटिव चार्जेस आर गेटिंग कलेक्टेड अराउंड द पॉजिटिव प्लेट एंड अकॉर्डिंगली पॉजिटिव चार्जेस आर गेटिंग कलेक्टेड अराउंड द नेगेटिव प्लेट। The same thing will happen in a conductor as well when you keep it in electric field, but keeping a conductor in an electric field will give you zero electric field inside the conductor. However, inside a dielectric you will get a resultant electric field. Why? भाई देखो देखो, बोल ना भाई साहब, बोल, थोड़ा सा आगे है। हाँ, तुमने अभी देखा ना भाई साहब कंडक्टर्स में क्या हो रहा है, कंडक्टर्स में फ्री मूवमेंट ऑफ चार्जेस होता है, मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं पूरे के पूरे इधर गैदर हो जाएंगे इस चार्ज को बैलेंस करने के लिए। जितना पॉजिटिव चार्ज है उतने ही इक्विवेलेंट नेगेटिव चार्ज इधर भाई साहब गैदर हो जाएंगे, और जितना नेगेटिव चार्ज इधर है उतना ही पॉजिटिव चार्ज इधर गैदर हो जाएगा। भाई साहब फ्रीली मूवमेंट कर सकते हैं। तो अभी क्या होगा भाई साहब, आपके यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ है दिस विल बी एक्चुअली ऑपोजिट एंड इक्वल इन स्ट्रेंथ टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर उसका मैग्नीट्यूड और ऑपोजिट इन डायरेक्शन, जिसके वजह से एक कंडक्टर के अंदर जीरो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। क्या ये मामला समझ में आ रहा है? अभी आते हैं हम भाई साहब डाइइलेक्ट्रिक पे या इंसुलेटर पे। तो डाइइलेक्ट्रिक में क्या हो रहा है, यहां पे भी चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, लेकिन डाइइलेक्ट्रिक बीइंग एन इंसुलेटर, हाँ तुम्हारी वो हरकतें चालू हो गई है, मुझे नींद आ रही है, कभी भाई साहब खत्म होगा और 15 मिनट उसके बाद कलमबोली तक जाना है। ओके, यहां पे अगर आपका डाइइलेक्ट्रिक रख रहे हो आप, तो डाइइलेक्ट्रिक में चार्जेस का मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, चार्जेस का मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है, लेकिन जो पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स हैं वहां पे चार्जेस हैं। और पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स में क्या है भाई साहब, पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स में क्या होता है, डाइपोल मोमेंट है, परमानेंट डाइपोल मोमेंट है। तो आपका भाई साहब क्या, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब, ऐसे अरेंज होता रहेगा, ऐसे अरेंज होता रहेगा। तो आपका यहां पे भी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, लेकिन इस पॉजिटिव चार्ज के इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज डेवलप नहीं होगा, और ना ही इस नेगेटिव चार्ज के इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। मतलब
पोलैरिटी जो क्रिएट हुई है इस पोलर मॉलिक्यूल में, विच इज बेसिकली अ डाइइलेक्ट्रिक, इसके अंदर आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दिस विल बी फार मोर वीकर देन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. दिस विल गिव राइज टू अ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइइलेक्ट्रिक और इंसुलेटर, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट. क्या ये मामला समझ में आ रहा है? ठीक है. सो पोलराइजेशन ऑफ अ डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इज द प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस ऑन द टू ऑपोजिट फेसेस ऑफ द डाइइलेक्ट्रिक ऑन एप्लीकेशन ऑफ electric field. Net electric field in dielectric substance due to a external electric field. ठीक है. तो let applied electric field be E naught. तो बाहर जो applied electric field है एक डाइइलेक्ट्रिक के, let's say वो E naught है, and the electric field due to polarization be EP. क्या ये समझ में आ रहा है? अभी आपका पोलर एक डाइइलेक्ट्रिक को आपने रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इस डाइइलेक्ट्रिक में जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई है लेट्स से ये EP हो गई. ठीक है. ओके. देन E naught क्या हो जाएगा? सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट. गॉसेस थ्योरम में आप पढ़ चुके हैं भाई साहब, इन्हें पढ़े? हाँ, ये भाई साहब आपका ऐसा है ना डाइइलेक्ट्रिक, ऐसा है कि नहीं? ऐसा है कि नहीं? ठीक है. यहां पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ठीक है. सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट. भाई साहब क्या होता है गॉसन थ्योरम पे आपका EDS क्या होता है भाई साहब? EDS क्या होता है? आपका Q बाई एप्सिलॉन नॉट होता है गॉसियन सरफेस के हिसाब से. यहाँ पे आपका E को बाहर ले लो, E को बाहर ले लो, ये हो गया DS. ठीक है. इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट. DS मतलब क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ. ठीक है. सरफेस एरिया वेक्टर ना भाई साहब, सरफेस एरिया वेक्टर मतलब ये क्या हो जाएगा? E इंटू A. सरफेस इंटीग्रल कर रहे हैं ना आप DS एरिया का, तो E इंटू A इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट. अभी भाई साहब E की वैल्यू क्या? Q बाई A और ये एप्सिलॉन नॉट. Q बाई A को हम क्या लिख सकते हैं? सरफेस चार्ज डेंसिटी बाई एप्सिलॉन नॉट. भाई साहब ये डेरिवेशन फिंगर टिप्स में होने चाहिए. अभी बोल रहा हूँ तो अरे ये कहाँ से आ गया भाई साहब, ये ऐसा सोच रहे सब. ओके. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया आपका? सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट. क्लियर है? ओके. अभी भाई साहब ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड. EP क्या हो जाएगा? अगेन सरफेस चार्ज डेंसिटी इनसाइड द पोलर मॉलिक्यूल और पोलर आपका जो डाइइलेक्ट्रिक है अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ठीक है. ओके. अभी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ऑब्वियसली आपका बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी मच स्ट्रॉन्गर इन मैग्नीट्यूड देन द इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज क्रिएटेड इनसाइड द डाइइलेक्ट्रिक. तो ये आपका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा भाई साहब. ठीक है. रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये हो गया आपका दिस माइनस दिस विजिबल पे हाउ मच पीपल. ठीक है. इसको भाई साहब 1 बाई एप्सिलॉन नॉट निकाल लो तो सरफेस चार्ज डेंसिटी. तो E इज नोन एज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइपोल. क्या ये समझ में आ रहा है कि रिपीट टेलीकास्ट चाहिए भाई साहब? नहीं आ रहा है? कुछ भी नहीं समझ में आया? आ रहा है? समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? चलो. किधर गया भाई साहब? ओके. सो समझ लो भाई साहब यहाँ पे आपका एक भाई साहब ये आपका एक डाइइलेक्ट्रिक है. क्या हो गया ये? तो लेट्स से दिस इज बेसिकली ये एक डाइइलेक्ट्रिक है. ठीक है. ये एक डाइइलेक्ट्रिक है और इसको आपने रखा हुआ है एक इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान. ठीक है. तो लेट्स से ये आपका पॉजिटिव चार्ज है और ये आपका नेगेटिव चार्ज है. तो लेट्स से दिस इज पॉजिटिव और ये हो गया आपका नेगेटिव चार्ज. ठीक है. ये आपका भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपका भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड है. इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया ये. ठीक है. हाय ये डाइइलेक्ट्रिक है, बेसिकली डाइइलेक्ट्रिक है. तो इसके अंदर क्या जमा हो जाएगा भाई साहब? इस फेज में क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्जेस और इस फेज में क्या हो जाएगा भाई साहब? पॉजिटिव चार्जेस. बट ऑब्वियस सी बात है ना. ठीक है. क्लियर है? अभी देखो थिन शीट ऑफ चार्ज है हमारे इस. अभी क्या ये पॉजिटिव चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है, अभी ये एक बेसिकली क्या है? डाइइलेक्ट्रिक है. मूवमेंट ऑफ चार्जेस इज नॉट दैट फ्री इनसाइड एन इंसुलेटर और अ डाइइलेक्ट्रिक. तो यहाँ नेगेटिव चार्जेस तो होंगे लेकिन उतने स्ट्रॉन्ग नहीं पॉजिटिव चार्जेस के अगेंस्ट में.
यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज तो डेवलप होंगे लेकिन उतने स्ट्रांग नहीं एज कंपेयर टू द नेगेटिव चार्जेस एक्सटर्नली। तो यहाँ पे अंदर ही अंदर क्या हो जाएगा, देयर विल बी एन इंटरनल फील्ड दैट इज ईपी। बाहर क्या है भाई साहब, देयर इज एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट, अंदर क्या है ईपी। आपका ये सिनेरियो कंडक्टर्स में नहीं हो सकता भाई साहब, कंडक्टर्स में ये वाला और ये वाला बराबर हो जाएगा, तो इसीलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर विल बी जीरो। हियर इन अ पोलर और डाइइलेक्ट्रिक वी विल हैव दिस सेटअप, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे आपका बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, आपने पढ़ा हुआ है भाई साहब, समझ लो। ये आपका देखो इधर वाले सरफेस एरिया में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, काहे नहीं होगी भाई साहब, क्योंकि ये जो एरिया वेक्टर है ये ऐसे जा रहा है। एरिया वेक्टर मैंने आपको पहले बताया था गॉसेस लॉ में, कैसे लेते हैं हम, ऐसे, ठीक है। अगर समझ लो कोई भाई साहब आपका ये एरिया है, दिस इज बेसिकली अ कंडक्टर, तो इसका एरिया कैसे लेंगे हम, ऐसे, ठीक है। तो एरिया वेक्टर हमने देखा है ऐसे, तो अगर मैं इस ऊपर वाले का एरिया वेक्टर देखूं तो ये ऊपर की तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी तरफ है, इस तरफ है। नीचे वाले का भी वही, ये नीचे की तरफ है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी तरफ है, इसकी तरफ है। मतलब एरिया वेक्टर और इसमें एंगल कितने का बन रहा है, 90 डिग्री का। और गॉसेस थ्योरम आपका क्या बोलता है, E इंटू स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ds इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट होता है भाई साहब। ये आपका है एरिया वेक्टर और ये आपका है भाई साहब E, इन दोनों के बीच में हो रहा है क्या, स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट आपको क्या देता है भाई साहब, E ds cos ऑफ थीटा, ये देगा ना cos भाई साहब, अगर थीटा 90 हो जाता है तो सब जीरो हो गया, ठीक है, सबका सब जीरो हो गया। तो मतलब यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं और इस फेस की वजह से भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इन दोनों के फेस की वजह से ही होगा। लेट्स से इसके वजह से ईपी फेस हो रहा है, तो आपका अगर थिन शीट ऑफ पेपर लेते हैं हम, तो थिन शीट का कितना होता है, अगर इस तरफ भाई साहब देखो ई ds, अभी हम इस फेस में इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड वाला कैलकुलेट कर रहे हैं। सरफेस इंटीग्रल ds विल बी इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब क्या हो जाएगा, E तो भाई साहब आपका कांस्टेंट है, E नॉट आपका बाहर आ गया, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ds दिस इज गोइंग टू गिव यू Q बाई E नॉट, ये हो गया भाई साहब E नॉट इंटू a, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, वॉट एवर यू वांट टू कंसीडर, ठीक है। ये हो गया आपका Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो E नॉट की वैल्यू क्या हो गई भाई साहब, Q बाई a एप्सिलॉन नॉट। वी नो दैट Q बाई a इज सरफेस चार्ज डेंसिटी बाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो गया आपका E नॉट, ठीक है। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, बहुत बढ़िया। सेम चीज इधर भी क्रिएट होगी, तो आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो गई, सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसी तरह से भाई साहब EP की वैल्यू क्या हो जाएगी, EP की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, दिस विल बी इक्वल टू Q सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन, ठीक है, किधर गया भाई साहब, एक बेटा किधर आ गए हम, अरे यार, हाँ ठीक है। तो आपका भाई साहब यही पढ़े थे हम, ओके। अरे व्हाट द हेल, क्या हो रहा है भाई साहब, हाँ। तो यहाँ पे देखो एप्सिलॉन नॉट, देखिए ये हो गया आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी एक्सटर्नली अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटरनली अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दोनों में भाई साहब 1 बाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, 1 बाई एप्सिलॉन नॉट सरफेस चार्ज डेंसिटी एक्सटर्नली माइनस सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटरनली। E is known as the net electric field और reduced value of electric field, ये आपका net electric field हो जाएगा। मतलब आपका भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होगा, लेकिन इनसाइड अ कंडक्टर देयर विल बी नो इफेक्ट, इट इज गोइंग टू बी जीरो बिकॉज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड एंड इनसाइड द कंडक्टर आर द सेम। चार्ज कैरियर्स इन कंडक्टर्स आर होल्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, आयंस, नन ऑफ दीज। होल्स बेसिकली पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, आप सॉलिड स्टेट में इसको पढ़ते हैं। खैर यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बहुत बढ़िया भाई साहब, ठीक है, ओके। द सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस कोइंसाइड इन, बहुत मानूंगा अगर नहीं बता पाए भाई साहब, इन डाइइलेक्ट्रिक विच, नॉन पोलर और पोलर, नॉन पोलर में आपका होगा, नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक में होगा, पोलर डाइइलेक्ट्रिक में नहीं होगा।
पोलर डाइलेक्ट्रिक विल हैव अ परमानेंट डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो आपका डाइपोल्स पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल किस में हो जाएगा भाई साहब, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में आएगा ये, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कल पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।